आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। साहिल और मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों वहां पर एक रूम लेकर रहते थे। मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला लड़का था और साहिल को घूमना फिरना बहुत पसंद था। साहिल हमेशा नई जगह पर घूमना पसंद करता था, जबकि मैं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करता था। एक दिन हम सारे कॉलेज के ग्रुप के फ्रेंड्स बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त अनिल ने हमें बताया, अरे तुम जानते हो क्या, अस्पताल के बगल वाले शमशान में क्या हुआ है? साहिल ने हैरान भरे अंदाज में पूछा, नहीं क्या हुआ है बता तो अनिल बोला, अरे वहां पर रात को लोग किसी को जलाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि वहां पर उन्होंने किसी साए को देखा और फिर बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें सुनी। वो लोग एकदम डरे हुए थे और फिर बॉडी को बहुत मुश्किल से ही वो लोग जलाकर तुरंत वहां से निकल गए। अनिल ने आगे जारी रखते हुए बताया कि किसी तरीके से कल रात वो और उसके दोस्त भी वहां पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वापस लौट आए। उसने बताया, हम सब ने वहां पर कुछ महसूस तो नहीं किया, मगर आवाजें बड़ी अजीब सी आ रहे थे। अब सच कहूं तो हमें भी थोड़ा डर तो लग ही रहा था, इसलिए हम लोग वहां से वापस आ गए। बस फिर क्या था, उसके बाद तो साहिल के दिमाग में बस उसी जगह की बातें घूमने लगी। जब हम लोग अपने रूम पर वापस आए तब साहिल ने मुझसे कहा, चलना आदित्य, आज हम लोग भी उसी शमशान में चलते हैं, देख कर आते हैं कौन सा नया भूत आया है इस शमशान में। और वो जोर से हंस दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार साहिल ने अपने हाथ में कोई काम ले लिया तो पूरा किए बिना वो दम नहीं लेगा। मैंने उसको समझाया, भाई देख, वहां जाने का क्या फायदा होगा, हमारे एग्जाम भी आने वाले अगले हफ्ते से। तू आराम से यहाँ बैठकर पढ़, मैं तुझे केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, वैसे भी तेरी केमिस्ट्री वीक है। उसने मुझसे बोला, मुझे मालूम था तू यही सब बहाने बनाएगा। तू इतना फट्टू क्यों है यार, तू मेरा दोस्त होकर भी फट्टू है। उसने और भी 2-4 मुझे ऐसी ही बातें बोली, जिससे कि मेरे आत्मसम्मान में ठेस लग गई। मैंने भी उसको बोल दिया, चल ठीक है, चल दूंगा तेरे साथ, मैं कोई भूत वूत से डरता नहीं हूं। वो भी जोर से हंसा और बोला, ये हुई ना बात, चल आज रात का खाना मैं तुझे खिलाऊंगा। और हम लोग पास ही में एक ढाबे पर गए। हम हमेशा उसी ढाबे पर जाते थे। वहां उसने बताया कि उसको इन सब चीजों में विश्वास कैसे हुआ। हालांकि इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों एक डर सा मुझे लगा ही रहता था। हालांकि उसने मुझे जो कहानी बताई वो भी काफी डरावनी थी। हम लोग वहां करीब शाम के 7 बजे पहुंच ही गए थे। हम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे, बगल से वॉचमैन आ गया और उसने सीटी बजाते हुए हमें रुकने को बोला। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तो इस पर साहिल बोला, अरे अंकल कुछ नहीं, वो हम बैट बॉल खेल रहे थे ना, तो हमारी बॉल चली गई, बस वही लेने जा रहे हैं। तो इस पर वॉचमैन बोला, तो तुम्हारे पास बैट कहाँ है और यहाँ पर आसपास कोई ग्राउंड कहाँ है जो तुम बैट बॉल खेल रहे थे? देखो, झूठ मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस पर साहिल बोला, सर बस हम बॉल लेकर जा रहे हैं, वो गलती से बॉल अंदर चली गई थी, या फिर आप खुद जाकर देख लो ना।
जैसे ही साहिल ने ये बात बोली, वॉचमैन को तो जैसे तोते उड़ गए और अब उसके हाव भाव भी बदल गए। उसने हमें डांटते हुए बोला, जाते हो या लगाऊं अभी 2 डंडे। यहां से साहिल भी अब गर्म हो रहा था। मैंने साहिल को शांत किया और उस वॉचमैन से दूर ले गया। साहिल अब जिद पर अड़ गया। उसने बोला, मैं तो जाकर ही रहूंगा, देखता हूं ये वॉचमैन मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसको शांत करने के लिए ये बात बोली कि अभी वो वॉचमैन भी थोड़ी ही देर में सोने चला जाएगा, तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर बाद आए या फिर करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आए। साहिल को ये प्लान पसंद आया और उसने बोला, ठीक है, हम रात में 12 बजे आएंगे, क्या बोलता है। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर साहिल वहां से आगे की ओर बढ़ गया। मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मैंने सोचा, अरे यार, मैंने तो अपने ही पैर पर कुदाली मार ली। एक तो शमशान, ऊपर से रात 12 बजे। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने साहिल को यह आइडिया बता दिया। इसी बीच मैं साहिल को कई बार मना रहा था, लेकिन साहिल अपने फैसले पर पूरे तरीके से अड़िग था और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमें शमशान के लिए निकलना था। आमतौर पर जहां हम रहते थे वहां पर 12 बजे भी चहल पहल रहती है, लेकिन आज ना जाने क्यों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल ने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल के पीछे बैठा और हम दोनों शमशान के लिए चल दिए। हॉस्पिटल तक तो स्ट्रीट लाइट जल ही रहे थे, लेकिन जहां से शमशान की बाउंड्री स्टार्ट होती थी वो पूरा इलाका पूरा तरीके से एकदम काला था। वहां एक भी लाइट नहीं थी। हालांकि वो एक मेन रोड था, लेकिन इस वक्त भी वहां पर घोर सन्नाटा फैला था। मैंने इस काली रात को देखते हुए साहिल को एक बार फिर चेताया, भाई देख ले, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तू रेडी तो है। इस पर साहिल ने जवाब दिया, मैं हमेशा रेडी रहता हूं, तू बता तेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने बोला, देख मुझे डर तो नहीं लगता, मगर मैं अंदर नहीं चल सकता यार। देख मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, अगर कोई आया तो मैं तुझे बता दूंगा। साहिल ने भी हाँ कहा और वो बेचारा शमशान के अंदर चला गया। थोड़ी दूर तक तो मैं उसको देख पा रहा था कि वो अपनी फ्लैशलाइट चलाकर बिल्कुल शमशान के बीचों बीच जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी दिखने गायब थी कि तभी मैंने आवाज सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज लगाई, साहिल साहिल कोई आ गया है, ए साहिल जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने थोड़ा और तेज आवाज में बोला, साहिल साहिल कहाँ है तू। मेरी आवाज सुनकर वॉचमैन दौड़कर मेरी तरफ आया। उसने मुझसे बोला, तू यहां पर क्या कर रहा है, तुझे बोला था ना यहां नहीं आने को, समझ में नहीं आता क्या। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उस वॉचमैन ने मेरी तरफ निगाह डालते हुए कहा, अरे तुम इतने डरे हुए क्यों हो, बताओ क्या हुआ। तुम तो ऐसे डरे हो मानो कोई भूत देख लिया हो। मैंने डरते हुए बोला, मैंने भूत तो नहीं देखा, लेकिन वो भूत देखने गया है। उसने हैरानी भरी निगाह से मेरी तरफ देखा और फिर कहा, भूत देखने गया है मतलब कौन गया है अंदर, कहाँ गया है। मैंने डरकर सारी कहानी उस वॉचमैन को बता दी तो इस पर वॉचमैन बोला, अरे यार तुम्हारी मत मारी गई थी क्या, तुम ऐसी जगह पर आते ही क्यों हो, ये कोई पिकनिक मनाने की जगह है क्या, जब देखा यहां पर आ गए मुंह उठाकर।
तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो यार। कल भी तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़के आए थे, मैंने उन्हें देखा और डांट कर भगा दिया। वो लोग तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वॉचमैन अनिल और उनके दोस्तों की बात कर रहा था। वॉचमैन ने बोला, तेरा दोस्त कहाँ है, उसको आवाज़ लगा। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, साहिल, साहिल कहाँ पर है, जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं पूरी तरीके से डर गया था। मुझे पता नहीं था कि साहिल के साथ क्या हो गया है। मैंने कई बार साहिल को पुकारा, लेकिन सन्नाटा पूरी तरह से कायम था। वॉचमैन भी मेरे साथ साथ साहिल को आवाज लगा रहा था। मैं पूरा पसीने में भीग चुका था। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रहे थे कि मैं कैसा दोस्त हूँ। अपने दोस्त को अकेले ही शमशान में छोड़ दिया। मैं दोस्ती के नाम पर कलंक हूँ। मैंने दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो डरा हुआ ही था। वॉचमैन की भी सिट्टी पिट्टी गुल थी। हिम्मत करके मैंने वॉचमैन को बोला, अंकल चलो ना, हम चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है साहिल के साथ। वॉचमैन ने मेरी तरफ बड़ी हैरान भरी निगाहों से देखा और मुझसे बोला, तुम पागल हो क्या? तुम अंदर जाना चाहते हो? तुम जानते नहीं इस शमशान के बारे में कितनी अफवाहें हैं। यहाँ जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इस पर मैंने कहा, पर अंकल, मेरा दोस्त अंदर है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूं, बस आप मुझे अपनी टॉर्च दे दीजिए। इस पर वॉचमैन ने मेरी ओर बड़ी हैरान भरी निगाहों से देखा और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, तुम बच्चे लोग यार बड़े बेवकूफ हो। यहाँ आ जाते हो, बताओ ये पिकनिक की जगह है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जिसके बाद मैं और वॉचमैन हम दोनों शमशान के अंदर दाखिल हुए। शमशान के अंदर पूरा तरीके से अंधेरा पसरा हुआ था। अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। आसपास बड़े ही जंगल झाड़ थे। मुझे कहीं पर भी आसपास साहिल नजर नहीं आ रहा था। हम लोग आगे बढ़ने लगे। शमशान में बहुत ही अजीब अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। कभी कभी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई औरत रो रही हो। मेरा तो पूरा रोम रोम कांप रहा था। वॉचमैन के भी हाथ थर थर कर रहे थे। हम लोग किसी तरह चलते चलते शमशान के बीचों बीच पहुंचे तो वहीं पर मुझे पास ही में एक टॉर्च पड़ी हुई दिखी जो कि जल रहे थे। शायद यही साहिल की टॉर्च थी। हम लोग भागकर उस टॉर्च के पास गए तो पाया कि साहिल वहीं बगल में ही बेहोश पड़ा हुआ है। हम लोगों ने किसी तरह साहिल को उठाया और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। हम लोग अभी ये सब कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो जो औरत के रोने की आवाज़ थी वो एकदम से तेज होने लगी और फिर हमें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पास के झाड़ियों में कोई खड़ा है और वहां से घूर घूर कर हमें ही देख रहा है। वॉचमैन ने मेरी तरफ देखा और इशारे में कुछ कहा। मैं समझ गया कि वो मुझे क्या बताना चाह रहा है। हम दोनों ने साहिल को किसी तरह उठाया और फिर भागते भागते हम लोग शमशान से बाहर निकले। बाहर निकलकर वॉचमैन ने अपना पानी का बोतल लाया और साहिल के चेहरे पर मारा तो फिर साहिल होश में आया। होश में आने पर वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। उसने जो घटना बताई वो सुनकर मेरे और वॉचमैन हम दोनों की रूह कांप गई। दरअसल उसने बताया कि वो शमशान में सीटी बजाते हुए आराम आराम से जा रहा था और वो मन ही मन भूतों का मजाक उड़ा रहा था कि तभी अचानक ही उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई।
उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आधे चेहरे पर हड्डियां नजर आ रहे थे। साहिल इतना डर गया कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से साहिल का घूमने फिरने का शौक छूट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आवाज श्यामलाल के ठीक सामने से ही आ रहे थे। श्यामलाल टॉर्च से रोशनी करके देखता है कि कौन व्यक्ति इतनी रात गए इतनी सर्दी में रात में बाहर घूम रहा है। अरे भाई, कौन है वहां पर? और इतनी रात को बाहर कौन घूम रहा है? श्यामलाल टॉर्च से उस आदमी की तरफ रोशनी करता है। उस आदमी ने काला कोट, सर पर हैट और हाथ में ब्रीफ केस ले रखा था। देखने में कोई मुसाफिर लगता था। उम्र 40 से ज्यादा नहीं होगी। वो श्यामलाल को देखकर उसकी तरफ तेजी से आता है। अरे भैया, मैं अल्बर्ट यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ। बाहर से आया था, रात की ट्रेन थी, अभी घर पहुँचा ही था कि देखा कि चाबी जेब में है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, ट्रेन से उतरने से पहले मैंने चाबी को अच्छे से चेक किया था और टैक्सी में बैठते समय भी चाबी मेरे पास ही थी। पता नहीं कहाँ चली गई, बस उसी को खोज रहा हूँ और फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ कौन सा सेक्टर है भाई साहब? वो आदमी हाँफते हुए श्यामलाल को अपनी समस्या बताता है। अरे भाई, आराम से, पहले अच्छे से सांस ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या बताया तुमने? कहाँ रहते हो तुम, कौन से सेक्टर में? श्यामलाल ने पूछा। जी, मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। आप यहाँ पर चौकीदार है? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। क्या? सेक्टर 7? ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ 1 हफ्ते से चौकीदारी कर रहा हूँ। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही सेक्टर हैं और जहाँ तुम खड़े हो वो 6ठा सेक्टर है। यहाँ 7वां सेक्टर कहाँ से आ गया? अरे भैया, इस कॉलोनी में 7 सेक्टर है, क्या आपको नहीं पता? और क्या ये 6 सेक्टर है? काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है अंधेरी की वजह से पहचान में नहीं आ रहा हो। खैर, अभी मुझे मदद की ज़रूरत थी और आप इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं मेरे घर की चाबी ढूंढने में। मुझे शक है कि चाबी इसी कॉलोनी के आसपास ही गुमी है। अच्छा, चलो ढूंढते हैं तुम्हारे घर की चाबी। रात में एक अनजान मुसाफिर की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। पहले ये बताओ कि तुम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल ही आए हो या फिर टैक्सी में आए थे? श्यामलाल ने अल्बर्ट से पूछा। भैया, मैं रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके चौराहे तक पहुँचा। टैक्सी वाले ने चौराहे तक ही छोड़ा क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने तक वो काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रहा था। तो मैंने चौराहे तक टैक्सी की और उसके बाद मैं पास ही के चर्च पर गया वहाँ प्रार्थना करने। ओह हाँ, हो सकता है कि चर्च पर चाबी रह गई हो, अल्बर्ट ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर बात खत्म हो गई ना, चलो चर्च चलते हैं। वैसे भी इस कॉलोनी में आसपास कोई चर्च है नहीं। तुम कौन से चर्च की बात कर रहे हो? खैर, इस समय तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। चलो चलकर ढूंढते हैं तुम्हारी चाबी। फिर वो आदमी जिसका नाम अल्बर्ट बताता है श्यामलाल को चर्च की तरफ ले जाता है। आसपास कोई चर्च नज़र नहीं आ रहा था, मगर श्यामलाल ने जब थोड़ा और कदम आगे बढ़ाए तो फिर वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। श्यामलाल हैरान रह जाता है। क्या बात है, इतना बड़ा चर्च! ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी इस इलाके के आसपास कोई चर्च नहीं देखा था। हालांकि मैं 1 हफ्ते से इस कॉलोनी की पहरेदारी कर रहा हूँ, पर मैं पहले भी इस कॉलोनी के आसपास से गुजर चुका हूँ और इस इलाके से तो अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मगर इतना बड़ा चर्च मेरी नज़र में क्यों नहीं पड़ा? अरे भैया, ये चर्च तो यहाँ कब से है। इस शहर का सबसे पुराना चर्च है, जो सिर्फ 5 साल का था मैं तभी इस चर्च का बना था। पहले पहले ये चर्च इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर इसको बाद में बड़ा बनाया गया। श्यामलाल काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन दोनों को वहां पर उनकी चाबी भी मिल गई। अल्बर्ट और श्यामलाल वापस चर्च से बाहर निकले। अल्बर्ट ने उसे बताया कि वो रूम नंबर 13 में रहता है, सेक्टर 7, रूम नंबर 13। अल्बर्ट ने श्यामलाल को उसके घर चलने को कहा। उसने कहा कि वो उसे कॉफ़ी बनाकर पिलाएगा। श्यामलाल ने बहुत मना किया, मगर अल्बर्ट माना ही नहीं। वो कह रहा था कि श्यामलाल ने उसकी मदद की है, वो इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। श्यामलाल के बहुत मना करने के बावजूद भी जब अल्बर्ट नहीं माना तो फिर वो दोनों अल्बर्ट के कमरे की ओर चल दिए। अल्बर्ट चलते चलते अपने घर में पहुंचा। श्यामलाल ये देखकर हैरान था कि वो सेक्टर 7 में खड़ा था और वहीं पर एल्बर्ट का घर भी था। एल्बर्ट श्यामलाल को अंदर बुलाता है और फिर उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता है। कॉफ़ी पीकर श्यामलाल वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद सुबह वापस वो अपने घर आते हैं और फिर अगले दिन ड्यूटी जब पहुँचते हैं तो फिर वहाँ के लोगों से अल्बर्ट के बारे में कहते हैं। एक आदमी था अल्बर्ट, पिछली रात मिला था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी चाबी खो गई थी, सेक्टर 7 में ही रहता है और आप लोगों ने तो कहा था कि 6 ही सेक्टर हैं, मगर यहाँ तो 7 सेक्टर है ना। तो इस पर वहाँ के लोगों ने कहा, क्या 7 सेक्टर? नहीं, यहाँ पर 6 ही सेक्टर हैं। कहीं तुम उस अल्बर्ट की बात तो नहीं कर रहे जो कोट पहने हुए था और फिर टोपी भी लगाए हुए था? वो तुम्हें चर्च में लेकर गया होगा। इस पर श्यामलाल ने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? जिस पर वहाँ के लोगों ने कहा, दरअसल अल्बर्ट यहाँ पर बहुत पहले रहा करता था, जब यहाँ पर 7 सेक्टर हुआ करते थे। 7वें सेक्टर पे उसका घर था। अल्बर्ट बहुत अच्छा आदमी था, मगर एक दिन एक हादसे में अल्बर्ट मारा गया अपने ही घर में। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर अल्बर्ट की आत्मा भटकती रहती है, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो हमेशा नए लोगों को मिलती है और फिर उनसे बातचीत करती है और फिर दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलती। ये सुनकर तो श्यामलाल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो अल्बर्ट सच में था या फिर कोई आत्मा।